डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। आज हम इंडियन इकोनॉमी, जो कि हमारे एग्जाम में 40 मार्क्स की आनी है, वो इसी चैनल पे पक्की होगी। अब हम आज की क्लास में कंसेप्ट के साथ क्या पढ़ेंगे, वो क्वेश्चंस जो कि चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के आने हैं। इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो सीधा न्यूज़पेपर हेडलाइन से, फिर करेंगे हम पिक्चर रीडिंग क्वेश्चन, फिर केस बेस्ड क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अलॉन्ग विद योर कंसेप्ट क्लियरेंस। पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा एग्जाम के क्वेश्चंस के साथ और कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि नाम इंडियन इकोनॉमी नहीं याद हो, तो एक अच्छे तरीके से पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पे। बुक लर्न करने की अब नीड नहीं है, क्योंकि मैडम भाव की वीडियो देखो और एकदम से सब कुछ सीख जाओ। तो आ जाओ पढ़ते हैं। देखो बेटा कि सबसे पहले इस 40 मार्क्स में से हमें पता होना चाहिए कि वेटेज कितनी है। देखो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है कि ब्रिटिशर्स, चैप्टर नंबर 1 का शॉर्टकट बता देती हूँ कि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए उस समय ब्रिटिशर्स ने आकर हमारी इकोनॉमी में 5 सेक्टर्स में गड़बड़ी कर दी। तो ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो 12 नंबर का कौन सा चैप्टर आना है, चैप्टर नंबर 1 जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। बुक के 3 चैप्टर्स, ठीक है, जो कि हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है 1991 की और 1947 से 1990 तक जो है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या आ जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये हमारा किससे रिलेट करता है, करंट इको से। तो हमारे 1 2 3 चैप्टर 12 मार्क्स के हैं, तो ये 12 मार्क्स में पक्के करवाई दूंगी। तो देखो समझो हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा जो अगला पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जमींदारी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। तो देखो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ब्रिटिशर्स ने जैसे वो इंडिया में आए उन्होंने देखा कि इंडिया में गड़े खजाने हैं, किसके, रॉ मटेरियल के। बहुत बड़े बड़ी एग्रीकल्चर फार्म्स हैं। तो ब्रिटिशर्स ने प्लान बनाया कि लेबर भी इंडिया में फ्री की, फार्म्स भी फ्री के। तो इन्होंने फार्म्स पे क्या करना चालू कर दिया, जो फार्मर्स थे वो एग्रीकल्चर कर रहे थे खुद की सेल्फ कंजप्शन के लिए या फूड ग्रेन मार्केट में बेच के अपने घर पैसा कमा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टैग्नेंट और बैकवर्ड बना दिया और पूरी इंडियन इकोनॉमी की स्टेट कंडीशन हिला के रख दी। जो इंडिया का टेक्सटाइल बहुत रिच था वो टेक्सटाइल अब एकदम से खत्म कर दिया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ लगा के। ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब इंडिया मेरी कॉलोनी है और मेरा कब्जा है, ट्रेड भी कब्जे में कर लिया पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स। इंडिया हर कंट्री के साथ ट्रेड करता था, मोर देन हाफ ट्रेड ब्रिटेन ने इंडिया का सारा ट्रेड अपने साथ किया। और सबसे बुरा इंडिया के साथ तब हुआ जब फार्मर्स को जबरदस्ती बोला गया कि फार्म में इंडिगो उगाओ और रॉ मटेरियल उगाओ, किसके लिए, ब्रिटेन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। ब्रिटिशर्स इतने वाइज थे कि हमारी कंट्री का रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, मतलब हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल लेकर जाने को क्या बोलेंगे, इंपोर्ट करवाना, ठीक है। और ब्रिटेन इंडस्ट्री में बहुत अच्छे गुड्स बनाते थे मशीनों से, और वही गुड्स जहां पे आता था एक्सपोर्ट होता था इंडिया में। तो और ब्रिटिशर्स ने हमारा ही रॉ मटेरियल लिया, जो पहले इंडिया सप्लायर था बने हुए माल का, अब वो सप्लायर बन गया रॉ मटेरियल का ब्रिटिशर्स की ये गंदी गंदी चालों के कारण। और दूसरी चीज कि वो क्या मंगवा रहा था, ब्रिटेन मेड गुड्स क्लोथ्स, जिसके कारण पूरा इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया, जो कि गांधी जी ने और कई लीडर्स ने आवाज उठाई कि हम तो खादी कपड़ा पहने, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इंडियन मेड गुड्स को महंगा कर दिया, ठीक है। अगर कोई बाहर से इंडिया से गुड मंगवाता था तो उस पर बहुत भारी टैरिफ लगा। ब्रिटेन से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्री कर दिया, जिससे कि इंडिया का कपड़ा महंगा हो गया और ब्रिटेन का सस्ता हो गया और हमारे हैंडीक्राफ्ट रुइन हो गए। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया से सारी वेल्थ
लेकर जाते रहे और अपनी कंट्री भरते रहे, अपने आर्मी पे खर्चे, ऑफिस पे खर्चे, अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं किया इंडिया की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। इवन इंडिया की सिचुएशन और दरिद्र पे दरिद्र और एक्सप्लॉयटेशन होती गई और इंडिया की इकोनॉमी 0.5% जो जीडीपी ग्रोथ थी वो कितनी रह गई, 0.2% मात्र, और 0.5% पर कैपिटा इनकम रह गई। कुछ इकोनॉमिस्ट आए, विलियम डिग्बाय, शिंडले शिवनास, इन तीनों और एक और था दादा भाई नारोजी, इन्होंने सेवरल अटेम्प्ट्स किए कि वो इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करें और क्या करें सामने, वेरी लो डेवलपमेंट एंड जीडीपी ग्रोथ। तो ये पूरी समरी थी किसकी, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए और उन्होंने क्या क्या किया, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शंस को भी खराब कर दिया, डेमोग्राफिक ऑक्यूपेशन को भी खराब करके रुइन कर दिया, सारी लेबर ब्रिटिशर्स ने अपने कामों की तरफ लगा दी, फॉरेन ट्रेड भी पूरी तरह रुइन कर दिया। ये अच्छी बात हुई कि ब्रिटिशर्स रेलवे लाए थे 1850 में, और 1921 में क्या हुआ था, ग्रेट इंडियन डिवाइड। तो ये मैंने आपको शॉर्ट समरी बता दी। चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बच्चों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये एग्जाम में आपका कितने मार्क्स का आएगा, 3 to 4 मार्क्स का आएगा। यूट्यूब पे पहली बार एक अलग तरीके से इंडियन इकोनॉमी होगी, एक मजेदार तरीके से, ये आपको भी पढ़ के इंटरेस्ट है और स्टोरी में हम सब कंप्लीट कर दें। देखो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या हाथ मारा, एग्रीकल्चर पे, क्योंकि उनको क्या बनाना था, लेना था इंडिया से रॉ मटेरियल और फ्री की लेबर, और एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक प्लान बनाया। वो क्या लेके आए, जमींदारी सिस्टम, जिसके तहत वो ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उन मजबूर फार्मर से जिनसे जबरदस्ती एक जमीन पे काम करवाया गया, और उनके सिर पे एक लैंडलॉर्ड बिठा दी जो उन पे नजर रख के सब कुछ कलेक्ट करता था। तो आ जाओ देखते हैं, ये हमारा कंसेप्ट है जमींदारी सिस्टम। इसको हम फ्लो चार्ट पे भी पूरा जमींदारी सिस्टम समझेंगे। तो देखो इनमें से सवाल कैसा आना है कि जो फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर है सिद्धांत मेहरा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखा कि जो लैंड रिफॉर्म्स आई थी, मतलब जमींदारी सिस्टम्स को हटाने के लिए लैंड रिफॉर्म आई थी, उस पर अटगन रहे, टिके रहे। 2020 की ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, कौन सी अमेंडमेंट, ठीक है। तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने क्या स्टेट किया कि जो इम्प्लीमेंटेशन है नई ऑर्डिनेंस की, मतलब जो नई अमेंडमेंट्स आई 2020 में, वो उसके कारण क्या हो जाएगा, वो जमींदारी सिस्टम दोबारा से आ जाएगा। जो जमींदारी सिस्टम कौन लेके आए थे, ब्रिटिशर्स लेके आए थे, क्योंकि 2020 में कुछ लैंड रिफॉर्म्स आई थी और उन लैंड रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस सिस्टम को ये कर्नाटका के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धांत मेहरा चाहते थे कि ये ना आए और ब्रिटिशर्स रहे जो हमने जमींदारी सिस्टम पहले अमेंडमेंट्स लाके अबॉलिश कर दिया था। तो व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ रूरल एरिया। देखो रूरल एरिया इतना बैकवर्ड क्यों है, ये लिया गया द न्यूज मिनट.com 27 अगस्त 2020। तो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट आपने जमींदारी सिस्टम की बात पूरी करनी है। तो देखो बेटा इधर हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे, आंसर राइटिंग की यूट्यूब पे जाके। तो इसकी आंसर राइटिंग की बेटा अगर मैं बात करूं तो आप देखते होंगे प्री बोर्ड्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, यूटी हो चुका होगा, नंबर कम मिल रहे हैं। तो देखो जो मैं बताऊंगी उससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, ये बैठे हुए हैं हमारे जमींदार जबरदस्ती इनसे क्रॉप्स उगा रहे हैं। ये देखो ये कौन है, ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने जमीन के ऊपर एक इंटरमीडिएटर बिठा दिया जिनको क्या बोला गया, जमींदार। और ये बेचारे कौन है, इनसे क्या वसूली जा रही है, लगान। ये बेचारे कौन है, हमारे पीजेंट्स, ठीक है। तो जो हमारा जमींदारी सिस्टम है ये एक ट्रायंगुलर सिस्टम है, इसके बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ये खड़े, ठीक है, और बीच में किसको इंटरमीडिएटर बना दिया, जमींदार को अब लगान वसूल करना पुअर पीजेंट से। और इन जमींदार ने कुछ भी नहीं किया जमीन की, लैंड की, एग्रीकल्चर की स्टेटस को या उसकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। हमारा इंडिया और दरिद्र ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने के बाद तो पूरा इंडिया ही एकदम से खत्म हो गया, जो कि बड़ा दुखद बात है। देखो सबसे पहले इसका आंसर राइटिंग करना है, वो क्या करना है कि ये जमींदारी सिस्टम जो इतना गलत है, जिसने चूस के फार्मर्स को कहा, ये कौन लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लाया था, 1973 में। तो क्या लिखोगे पेपर में,
कौन लाया था जमींदारी सिस्टम? लॉर्ड कार्निवल्स 1973। इसका दूसरा नाम भी लिखना जरूरी है, क्या था? परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम। जमींदारी सिस्टम कौन लाया था? लॉर्ड कार्निवल्स 1973 में। दूसरा नाम क्या है? परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है, ये बना देना। नेक्स्ट, द जमींदारी सिस्टम इन इंडिया वॉज अ लैंड रेवेन्यू। देखो जमींदारी सिस्टम क्या था? लैंड रेवेन्यू जनरेट, मतलब जमीन से रेवेन्यू, प्रॉफिट, जमीन से इनकम वसूल करने का एक सिस्टम, जिसको हम क्या बोलेंगे? लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। आगे इसके अंदर हमें क्या क्या पॉइंट बनाने हैं? देखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम मतलब जमीन से क्या वसूला जा रहा था? इनकम, कर ना। जमींदारी सिस्टम जो था वो एक तरीके का क्या था? रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका, जो कि इसके कंट्रोल में था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। ब्रिटिशर्स ने कौन बिठा दिए थे? अपनी जमींदार, और उनको क्या रख दिया था? इंटरमीडिएट। ये जमींदार क्या करते थे? फार्मर से जो काम करते थे जमीन पे, उनसे क्या वसूलते थे? पैसा। और ये जमींदार उनसे पैसा लेके कुछ फिक्स अमाउंट किसको देते थे? ब्रिटिशर्स को। तो ये क्या आ गया? लैंड रेवेन्यू सिस्टम। दूसरा, जमींदार क्या थे? मीडिएटर। ब्रिटिशर्स ने क्या अपॉइंट किया था? जमींदार को एज अ मीडिएटर, जो कि पीजेंट से लगान वसूल करते थे और किसको देते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। चलो ये भी हो गया। तीसरा, फिक्स रेवेन्यू ऑब्लिगेशन। देखो जमींदार पे एक फिक्स ऑब्लिगेशन थी, मतलब कड़ी थी, सिकनेस थी। वो ये सिकनेस थी कि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करके देना ही देना है, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया उन पुअर फार्मर्स की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, जो बहुत बुरी बात है। चौथा, लैंड टेनेंट एक्सप्लॉयटेशन। देखो ये क्या एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस की जा रही है, जो एक्सप्लॉयटेशन के अलावा कुछ भी नहीं कर रही थी, बस रेवेन्यू, कर, लगान किससे वसूल रही थी? पीजेंट से। तो हमारा क्या पूरा लिख रहे हैं? जमींदारी सिस्टम। देखो पहले क्या लिखा? कौन लाया? दूसरा नाम क्या है? परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम। डायग्राम बना दिया और सारे पॉइंट्स एक एक, ये इकट्ठा ना लिख के हमने पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया कि रेवेन्यू कलेक्ट होता था और जमींदार इंटरमीडिएटर थे, फिक्स ऑब्लिगेशन थी जमींदार पे कि उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना, और टेनेंट की एक्सप्लॉयटेशन थी और हमेशा हैवी टैक्सेस लगा रहे थे उनपे जिन्होंने जमींदारों से किराए पे ली थी। चलो आगे, अब आगे हमारा देखो, इधर तक बच्चों लिख के आओगे ना, तुम्हें मिलेंगे 4 में से 2 मार्क्स। ठीक है, अब बच्चे परेशान हो जाएंगे, 4 में से 2 मिले, हम तो मैम पूरा लिख के आए, डायग्राम भी ड्रॉ करके आए, 1 2 3 4 पॉइंट भी लिख दिए और हमने वो भी लिख दिया कि इसका दूसरा नाम है परमानेंट लैंड सेटलमेंट, फिर भी मैम ने नंबर नहीं दिए। तो देखो क्या करना है, फंक्शनिंग लिखना है, एडवांटेजेस लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, अब मिलेंगे 4 नंबर। जितना अच्छा आंसर लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे। और इसको क्विक रिवीजन कर लेना, कॉपी में आंसर राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस करो, जितनी कर सकते हो करो। इसी स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बने। जमींदारी सिस्टम एक्सप्लेन करो, पूरा जमींदारी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, या लैंड टेंचर सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। फंक्शनिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम जल्दी से पढ़ लो। जमींदारी सिस्टम इंडिया में आया, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड किसको दे देती थी? जमींदार को। जमींदार को वही सेम बात है, रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी पीजेंट से, और पीजेंट किसकी लैंड पे काम करते थे? जमींदार की लैंड पे काम करते थे। और लैंड कौन देता था जमींदार को? ब्रिटिश। ठीक है, और दे वर अलाउड टू कीप अ पोर्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो हमारे जमींदार से इंटरमीडिएटरीज थे वो लगान कलेक्ट करते थे, थोड़ा सा जमींदार अपने लिए रखते थे और बाकी बचा हुआ फिक्स पोर्शन किसको दे देते थे? ब्रिटिशर्स को। तो ये भी हमारा हो गया। डिसएडवांटेज क्या है? देखो कुछ भी लिख दो कि लैंड ओनर्स, जमींदार ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, लैंड की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सारा का सारा बेनिफिट जमींदार ले जाता था। ठीक है, फेलियर टैक्सेस नहीं पे हो पाते थे, जिसके कारण जमींदारी सिस्टम एबॉलिश हो गया। जो फिक्स एंड पेबल अमाउंट था वो बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला पढ़ो। इस स्टडी में हमने क्या फाउंड किया कि द रूल ऑफ ब्रिटिश कंपनी विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश गवर्नर हेल्प इन द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। सिंपल सा लिख दो कि इस केस में हमने क्या पढ़ा कि जो ब्रिटिश कंपनी है वो किसकी हेल्प लेती थी?
ब्रिटिश गवर्नर की, जिससे क्या आया, जमींदारी सिस्टम आया। यहाँ पे जमींदार को फिक्स अमाउंट किससे लेना था, कल्टीवेटर से, पीजेंट से, और वो फिक्स अमाउंट जो है किसको देना था, हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, एंड फिक्स मनी हैज टू बी इन्वॉल्व फॉर जमींदार, जो कि मेन डिसएडवांटेज था इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम का, कि फिक्स अमाउंट देना था पीजेंट्स को। और हमारी इकोनॉमी का जो एग्रीकल्चर है, जो लैंड है, वो और ज्यादा डाउन हो गया। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं किया हमारी कंट्री को इंप्रूव करने के लिए। तो देखो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, जमींदारी सिस्टम और एक शॉर्ट समरी पूरे के पूरे चैप्टर की, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और नेक्स्ट पार्ट में फ्लो चार्ट्स में एक एक चीज को अच्छे से बारीकी से समझेंगे और आगे कंटिन्यू करते हैं हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो टिल नाउ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम बाउ चैनल। पार्ट 2 में हम आगे का कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।